सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रिव्यू एग्जाम लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम 16 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और 28 दिसंबर 2020 से और 16 जनवरी 2021 तक ये 24वां वीडियो है। अगर आपने उन 23 वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको आप जरूर देखें। इससे आपको ये पता चलेगा कि आरआरबी एनटीपीसी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसके आगे जो भी शिफ्ट के क्वेश्चन बाकी हैं उनको भी हम इन वीडियोस के जरिए से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में 16 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला बैंक था जिसे भारत में 1770 में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान की है तो भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? मद्रास बैंक, जिसकी स्थापना 1683 ईस्वी में हुई थी। जिसके बाद 1720 में स्थापित बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसके बाद 1770 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वर्ष 1770 में सिकंदर एंड कंपनी के एजेंसी द्वारा हाउस द्वारा स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1832 भारत में स्थापित पहला बैंक था। अब विकल्प में बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक का उल्लेख है, इसलिए हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी और इसके संस्थापक कौन है? सयाजी गायकवाड़। और भारतीय स्टेट बैंक ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी शुरुआत 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता के स्थापना के साथ हुई थी। यह ब्रिटिश भारत का पहला संयुक्त स्टॉक बैंक था जिसे बंगाल सरकार के प्रयोजन के तहत स्थापित किया गया था। अब इंडियन बैंक का भी उल्लेख है तो इंडियन बैंक के बारे में समझ लेते हैं। इंडियन बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट टीसीपी आईपी नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टीसीपी आईपी का अर्थ ट्रांसमिशन यानी टीसीपी का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी मानकीकृत नियमों का समूह है जो कंप्यूटर को इंटरनेट जैसे नेटवर्क पर संचार करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? विकिपीडिया एक वेब ब्राउजर नहीं है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विकिपीडिया एक वेब ब्राउजर नहीं है। विकिपीडिया एक निःशुल्क ऑनलाइन विश्वकोश है जिसे विश्व भर के स्वयंसेवकों द्वारा बनाया गया और संपादित किया गया है। विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा होस्ट किया गया है। डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया जाने वाला एक अनूठा नाम है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सरकारी वेबसाइट का एक्सटेंशन क्या है? .gov। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डोमेन नेम का प्रकार .com व्यवसायिक के लिए है और .org संगठन आमतौर पर गैर लाभकारी और .gov सरकारी एजेंसी और .edu शैक्षणिक संस्थान, .net नेटवर्क संस्थानों से और .mail तो सैन्य से। डोमेन नाम क्या है? एक पहचान स्ट्रिंग है जो इंटरनेट के भीतर प्रशासनिक स्वायत्तता, अधिकार या नियंत्रण के दायरे को परिभाषित करता है। डोमेन नाम का उपयोग विभिन्न नेटवर्किंग संदर्भों में एप्लीकेशन विशिष्ट नामकरण और पते के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सामान्य तौर पर एक डोमेन नाम एक नेटवर्क डोमेन की पहचान करता है। यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल संसाधित का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि एक व्यक्तिगत कंप्यूटर जिसका उपयोग इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किया जाता है एक वेबसाइट को धारण करता है। एक सर्वर कंप्यूटर स्वयं वेबसाइट इंटरनेट के माध्यम से संचार की अन्य सेवा है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किससे संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। जुलू लोग दक्षिण अफ्रीका में एक न्यूगिनी जाति समूह है। जुलू लोग दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा जाति और राष्ट्र है जिसमें अनुमानित 10 से 12 मिलियन लोग मुख्य रूप से जुलू नटाल प्रांत में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है? कर्मा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2021 तक मदर इंडिया के अलावा
केवल 2 फिल्मों को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, सलाम बॉम्बे 1988 और लगान को 2001 में। 30वें अकादमी पुरस्कारों में महबूब खान की 1957 की हिंदी भाषा की फिल्म मदर इंडिया सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की पहली प्रस्तुति थी। इसे 4 अन्य फिल्मों के साथ नामांकित किया गया था। इतालवी फिल्म नाइट्स ऑफ कैबिरिया से 1 वोट से हार गई। 1982 में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने रिचर्ड एटनबरो की जीवनी फिल्म गांधी के सह निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भानु अथैया 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों में पोशाक डिजाइन के अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। उसी फिल्म के लिए रविशंकर को सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए नामांकित किया गया। 2021 तक मदर इंडिया के अलावा 2 भारतीय फिल्मों सलाम बॉम्बे और लगान को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। ऑस्कर के रूप में लोकप्रिय अकादमी पुरस्कार फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। पहली बार 16 मई 1929 को सम्मानित किया गया ऑस्कर पुरस्कारों से। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी? शशि थरूर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात शशि थरूर की है। शशि थरूर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई। पुस्तक में उन्होंने हिंदू धर्म के इतिहास और उसके मूल सिद्धांतों के साथ साथ अपने स्वयं के धार्मिक विश्वासों को स्पष्ट करते हुए भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में लिखा, जो धर्म से संबंधित है। शशि थरूर एक भारतीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक, राजनेता, लेखक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी हैं, जो 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद के रूप में कार्यरत हैं। वह पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव थे। 2006 में महासचिव के पद पर थे। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति और अखिल भारतीय पेशेवर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उन्होंने पूर्व में विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2019 में शशि थरूर को अंग्रेजी भाषा में एक गैर फिक्शन श्रेणी में उनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में अपनाया गया? 2010। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय रुपए के नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर 2010 में अपनाया गया। भारतीय रुपए का प्रतीक धन के लेन देन और आर्थिक मजबूती के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है। प्रतीक देवनागरी RA और रोमन कैपिटल R का एक मिश्रण है, जिसमें शीर्ष 2 समांतर क्षैतिज धारियां जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करती हैं और साथ ही बराबर चिन्ह भी है। भारतीय रुपए का चिन्ह भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से डिजाइन में स्नातकोत्तर और उदय कुमार द्वारा संकल्पित और डिजाइन किया गया प्रतीक, जिसे भारतीय नागरिकों के बीच एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त हजारों अवधारणाओं प्रविष्टियों से चुना गया। इस नई पहचान को स्थापित करने और लागू करने की प्रक्रिया विभिन्न डिजिटल प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोगों के माध्यम से चल रही है। 5 मार्च 2009 को भारत सरकार ने भारतीय रुपए के लिए एक चिन्ह बनाने के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण भारत के शहरों और कस्बों में सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया 12 अप्रैल 2005। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ग्रामीण जनसंख्या विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए 12 अप्रैल 2005 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशी को अपनी प्रगति के माप के रूप में घोषित किया है? भूटान। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत का पहला चंद्र जांच मिशन शुरू किया। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन नायर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जी माधवन नायर इसरो के अध्यक्ष थे जब इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत का पहला चंद्र जांच मिशन शुरू किया। 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14वीं उड़ान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C11 ने 1308 किलोग्राम चंद्रयान 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। अंतरिक्ष यान को 255 किलोमीटर की एक उपभू पृथ्वी से निकटतम भूमि है और 22,860 किलोमीटर के एक अपभू पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु के साथ स्थानांतरित कक्षा में रखा गया, जो भूमध्य रेखा से 17.9 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। अब प्रमुख इसरो के अध्यक्ष और उनके कार्यकाल का इस प्रकार उल्लेख है, आप इनको देख करके पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई प्रेरक वक्ता है जिनका नाम टेट्रा एमेलियल सिंड्रोम के साथ हुआ था। यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें सभी 4 अंग अनुपस्थित होते हैं। निक वुजिसिक। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2018 में यूनिसेफ के वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? मिली बॉबी ब्राउन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो करंट के क्वेश्चन हैं उनको मैं प्रश्न पढ़ता हूं और उसका आंसर आपको बता देता हूं, और उसकी ज़्यादा व्याख्या अगर आपको देखनी है तो PDF डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए, क्योंकि समय को खराब ना करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहले मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान पुणे में स्थापित किया गया। 450 करोड़ रुपए के लागत से विकसित इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु भविष्यवाणियों के लिए किया जाता है। प्रत्युष इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो इसकी व्याख्या भी पढ़ रहे हैं तो इससे तो ये समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इनकी व्याख्या भी पढ़ें और करंट के जो क्वेश्चन है उनको भी समझें। अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देश शामिल है 193। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 31 अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश शामिल है। अब बात इसमें संयुक्त राष्ट्र की है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई कब थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में सदस्य देश कितने? 193। 193वां कौन सा है? दक्षिणी सूडान 2011 में शामिल हुआ। स्थायी सदस्यों की संख्या चीन, रूस, फ्रांस, यूके और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन है? ट्रिगवेली, जो नॉर्वे के व्यक्ति हैं। संयुक्त राष्ट्र की संचालन भाषाएं कौन है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। कुल 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। भारत अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश है। 26 जून 1945 को भारत और 50 अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। भारत संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा संचयी सैन्य योगदान करता है, जिसने अब तक संयुक्त राष्ट्र के 71 शांति मिशनों में 50 के लिए सैनिक उपलब्ध कराए हैं। 1950 में भारत को परिषद में अपने पहले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया। जनवरी 2007 में भारत ने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा के लिए पहली बार महिला पुलिस भेजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? उरुग इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों को भारत आर्य सभ्यता का प्रारंभिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वेदों को भारतीय आर्य सभ्यता का प्रारंभिक साहित्य अभिलेख माना जाता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। अब बात यहाँ पर अथर्ववेद की है। अथर्ववेद क्या है? अथर्वों का ज्ञान भंडार, दैनिक जीवन के लिए प्रक्रियाएं हैं। यह चौथा वेद है, लेकिन हिंदू धर्म के वैदिक ग्रंथों में देर से जोड़ा गया। अथर्ववेद की भाषा वैदिक संस्कृत से ली गई, जो पूर्व वैदिक भारतीय यूरोपीय पुरातन को संरक्षित करती है। यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 सूक्तों का एक संग्रह है, जो 20 पुस्तकों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कारक जो किसी व्यक्ति के मूल स्थान को बेरोजगारी, खराब करने की स्थिति या अप्रिय जलवायु जैसे कारणों को कम आकर्षक लगते हैं, क्या कहलाते हैं? दबाव। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऐसे कारक जो किसी व्यक्ति के मूल स्थान को बेरोजगारी, खराब करने की स्थिति और अप्रिय जलवायु जैसे कारणों से कम आकर्षित करते हैं, दबाव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक योग्य, कुशल और मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों के समूह को क्या कहा जाता है? उच्च श्रेणी कार्यकर्ता। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कामगारों का वह समूह जो अत्यधिक योग्य और कुशल होता है, मानसिक कार्य करता है, उच्च श्रेणी कार्यकर्ता कहलाता है। ये श्रमिक उच्च जीवन स्तर और बेहतर सामाजिक स्थिति का आनंद लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? सत्येंद्र नाथ बोस। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सत्येंद्र नाथ बोस हैं कौन? ये भारतीय गणितज्ञ और सैद्धांतिक भौतिकी में विशेषज्ञता वाले भौतिक विज्ञानी थे। उन्हें 1920 के दशक की शुरुआत में क्वांटम यांत्रिकी पर अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की नींव और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के सिद्धांत को विकसित करने में अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ सहयोग किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 4 बार राज्य के प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुए हैं? व्लादिमीर पुतिन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? कोच्चि। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोच्चि को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? राजनीतिक भूगोल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। राजनीतिक भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, पंजाब भारत। अमृतसर पंजाब भारत के शहर से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम चौथे सिख गुरु और अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास के नाम पर रखा गया है। अमृतसर हवाई अड्डा भारतीय राज्य पंजाब का सबसे बड़ा और व्यस्ततम हवाई अड्डा है। यह दिल्ली हवाई अड्डे के बाद उत्तरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी? 28 दिसंबर 1885 को। उस दिन कौन सा था? सोमवार दिन था। इस साल कौन सा था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर, टैंक, मुंबई। इसके संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का उपनाम क्या है? हर्मिट ऑफ शिमला। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई
उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। आरंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम विचार लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अभी हम लोगों ने पढ़ा व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 ईस्वी और प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास अधिवेशन और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज जूले 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम कांग्रेस विभाजन डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 के सूरत अधिवेशन में। पहली बार जनगण मन गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विश्वनाथ धर की अध्यक्षता में। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में श्रीमती सरोजिनी नायडू। कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे लाइन की शुरुआत किस वर्ष में की गई? 1853। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्रा ट्रेन बोरी बंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली। यह 3 लोकोमोटिव साहिब, सुल्तान और सिंध द्वारा संचालित किया गया था। इसमें 13 गाड़ियां थीं, जिसमें 400 लोग सवार थे। यात्री लाइन का निर्माण और संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। अगला क्वेश्चन है, नील की जबरन खेती के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। चंपारण सत्याग्रह। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा जबरन नील की खेती के खिलाफ प्रेरित था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। किसान नील उगाने के लिए बमुश्किल भुगतान करने के विरुद्ध विरोध कर रहे थे। चंपारण सत्याग्रह पहला लोकप्रिय सत्याग्रह आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया? 1765। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार पर दीवानी प्राप्त किया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। 23 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध के परिणामस्वरूप 16 अगस्त 1765 को दिवंगत सम्राट शाह आलम द्वितीय के पुत्र मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के पुत्र शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए। समझौते की शर्तों के आधार पर आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पूर्वी प्रांत से सम्राट की ओर से एकत्रित करने का अधिकार प्रदान कर दिया। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 29 मार्च 1858 को बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों पर हमला किया। अब बात यहाँ पर 1857 की है। 1857 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1857 के विद्रोह का तत्काल कारक क्या था? तत्काल कारक एनफील्ड राइफल की शुरुआत थी। कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उसे काटना पड़ता था। हेनरी हार्डिंग, जो 1844 से 48 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल के रूप में सेना के उपकरणों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी, आधुनिक बनाने का प्रयास हेनरी हार्डिंग का विचार है। जिन एनफील्ड राइफलों को पहली बार पेश किया गया उन चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करते थे, जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58। प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 तक यही बने। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एडिसन थे। 1857 के विद्रोह के समय सेना का मुख्यालय कहाँ था? शिमला में था। और 1857 के विद्रोह के समय तोपखाने का मुख्यालय कहाँ था? मेरठ में था। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 368। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 एक औपचारिक संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है और संसद को उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ने, परिवर्तित करने या निरसन के माध्यम से संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, जो साधारण विधान के लिए प्रक्रिया से अलग है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे जो श्रम मुद्दों में विशेषता रखते थे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वे 2 बार 13 दिवसीय कार्यकाल के लिए भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री थे।
सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय दल द्वारा एक नया प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उनके दोनों कार्यकाल समाप्त हो गए। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 12 अक्टूबर 1993। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बैंक है, राष्ट्रीय संस्थाओं के जो स्थापना है उनका मुख्यालय कहाँ है और उनकी स्थापना कब हुई थी, इनको भी पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 को, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI, इसकी स्थापना 1999 में हुई और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना मुंबई में 12 अप्रैल 1888, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 23 दिसंबर 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने वाला पहला वाहन कौन सा था? लूना 9। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लूना 9 पहला अंतरिक्ष यान था जिसे US सर्वेयर एक सॉफ्ट लैंडर से लगभग 4 महीने पहले चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की और चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी पर फोटोग्राफिक डेटा भेजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में उपस्थित वर्णक है जो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है? हीमोग्लोबिन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में उपस्थित एक वर्णक है जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है। RBCs में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाता है। रक्त का रंग चमकीला लाल हो जाता है जब हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन लेता है। जैसे ही रक्त शरीर के माध्यम से यात्रा करता है, हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस से पतले आकार से लटकी ग्रंथि को मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पीयूष ग्रंथि क्या है? जो हाइपोथैलेमस से पतले आधार से लटकती है, मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि एक छोटी है जो सेल टर्सिका तुर्की सैडल में स्थित है, जो खोपड़ी के आधार के मस्तिष्क के नीचे और नाक के मेरु के पीछे एक हड्डीदार कोटर है। पीयूष ग्रंथि को प्रमुख ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क विफलता का उपचार समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? हेमोडायलिसिस। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हेमोडायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें एक डायलिसिस मशीन और एक विशेष फिल्टर जिसे कृत्रिम किडनी या फिर डायलाइजर कहा जाता है का उपयोग आपके रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है। जब गुर्दे ठीक से काम करना बंद कर देते हैं तो डायलिसिस रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछलियों के बारे में सही नहीं है? मछलियों के हृदय में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, लेकिन कहा गया मछलियों के बारे में कौन सा नहीं है, तो ये सही नहीं है। ये वाला तीसरा विकल्प सही नहीं है। अब इसमें मछलियों के बारे में उल्लेख किया गया है तो मछलियों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मछली के सिस्टम में केवल एक सर्किट होता है जिसमें रक्त को गलफड़ों की कोशिकाओं के माध्यम से और शरीर के ऊतकों की कोशिकाओं में पंप किया जाता है। इसे एकल चक्र परिसंचरण के रूप में जाना जाता है। इसलिए मछली का दिल केवल एक पंप 2 कक्षों से मिलकर बना होता है। मछलियों में केवल 2 कक्षीय हृदय होता है जिसमें एक आलिंद और एक निलय होता है। हृदय के कक्ष जो शरीर के ऊतकों से रक्त प्राप्त करते हैं उन्हें आलिंद कहा जाता है। मछलियां अपने गलफड़ों से शोषण करती हैं। मछलियों के हृदय में रक्त का एक चक्र में केवल एक बार जाता है क्योंकि उनका हृदय 2 कक्षों का होता है। वे गलफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन ले जाती हैं जहां रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है और हृदय के माध्यम से शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। मछलियों में एक बंद लूप संचार प्रणाली होती है। आलिंद रक्त एकत्र करता है जो शरीर से वापस आ गया है और निलय रक्त को गलफड़ों में पंप करता है जो गैस विनिमय है और रक्त फिर से ऑक्सीजन जनित हो जाता है। इसे गिल परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण शीतल पेयजल में अतिरिक्त फिज गैस आता है? कार्बोनिक अम्ल। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कार्बोनिक अम्ल शीतल पेय जैसे पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है ताकि पेय को फिजी गैसीय प्रकृति दी जा सके। अगला क्वेश्चन है, चालक का उदाहरण नहीं है मानव शरीर कुचालक का उदाहरण नहीं है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है?
4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। तो ये था आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।